नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। आज कुर्बानी का त्योहार बकरीद मनाया जा रहा है, लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित अलगाववादियों और पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि बकरीद पर भी कश्मीर कर्फ्यू में जकड़ा रहने को मजबूर हो गया है। इस सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ईद को कश्मीर के नाम कर दिया। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान ने कश्मीर को बलि का बकरा समझ लिया है, जो खुद को मजे से ईद मना रहा है और आराम से बैठकर कश्मीर को उकसा रहा है। पाकिस्तान खुद तो बड़े मजे से ईद मना रहा है, लेकिन बलि का बकरा उसने कश्मीर और कश्मीर के लोगों को समझ रखा है। ईद की खुशियां कश्मीर में आती इससे पहले ही पाकिस्तान ने पुंछ में अपने आतंकी भेज दिए। ईद से पहले ही कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंट एक्टिव हो गए, पत्थरबाज सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान का काम हो गया, क्योंकि ईद की खुशियां उसने कश्मीर से छीन ली। पाकिस्तान को बस यही तो चाहिए था। नवाज शरीफ साहब को हिंदुस्तान की फिक्र कम करनी चाहिए, फिक्र छोड़ देनी चाहिए। उसको पाकिस्तान की अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के अवाम की रक्षा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो इंस्टिगेटर्स हैं और जो रिंग लीडर्स हैं उनको पहचाना जा रहा है एंड डिसीजन ले लिया गया है टू गो आफ्टर देम। एंड मुझे साफ तौर पे नज़र आता है कुछ दिनों में ये जो स्थिति बड़ी खराब हुई है वैली में, ये इनमें सुधार आएगा। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ईद को कश्मीर के नाम किया, लेकिन कश्मीर को पाकिस्तान आतंक के नाम तो पहले ही कर चुका है। हाफिज सईद जैसे पाकिस्तान के पालतू सरकारी आतंकवादी इसी में लगे हैं। ये आतंकवादी कश्मीर में आतंक फैलाने और खून खराबे के नए दौर की धमकी दे रहे हैं। अफसोस है आज दुनिया कहते हैं ये यूनाइटेड नेशन सो रही है, और यूनाइटेड नेशन क्या सो रही है, इस्लामाबाद सो रहा है। हमारे वजीर आजम साहब रस्मी तौर पर आज भी अच्छा बयान आया उनका, कश्मीरियों के नाम हम ईद करते हैं, बात अच्छी है। और भाई लेकिन ये बात तो मैं भी कर सकता हूँ, आम लोग भी कर सकते हैं। आप वजीर आजम हैं, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप कश्मीरियों की मदद किस तरह मुमकिन है आप करें। आप सिर्फ अल्फाज के साथ मुतमईन नहीं कर सकते, और उनकी मदद करें। जहां कश्मीरियों का खून गिरता है, इंशाअल्लाह हमारा वहां खून गिरेगा। हाफिज सईद ने आज लाहौर में भारत के खिलाफ अपना गला फाड़ा। कल वो कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंटों की तारीफ कर रहा था। वो इस बात से खुश था कि कश्मीर जल रहा है और कश्मीर को पाकिस्तान इसी तरह से जलते हुए देखना चाहता है। मैं जनाब सैयद अली गिलानी साहब, मीर वाहिद उमर फारूक साहब, यासीन मलिक साहब और इसी तरीके से शब्बीर शाह साहब, मोहतरमा आपा आसिया इंदराबी साहिबा और मुसर्रत आलम बट साहब, मुश्ताकुल इस्लाम साहब और वो सारे रहनुमा जो इस वक्त कुछ जेलों से और कुछ मैदानों से क़यादत कर रहे हैं, मैं इन सब को आज ईद मुबारक के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवान सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जिन्होंने अपनी जवानियाँ पेश की। कश्मीर का गुनहगार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, जो कश्मीर में बैठे अपने एजेंटों के जरिए लोगों को भड़काता है, कश्मीर में आतंकवादी भेजता है, जैसा कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल से 20 किलोमीटर दूर पुंछ में भेजे हैं। पुंछ में ईद के 2 दिन पहले से चल रहे एनकाउंटर में पाकिस्तान के 4 आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन काफ़ी लंबा था। 2 बिल्डिंग्स इसमें शामिल थी। अभी यहाँ 2 बॉडीज़ मिली हैं और पहले 2 बॉडीज़ और थी, तो टोटल 4 बॉडीज़। हथियार थे और उसके साथ ऑब्वियसली एमिनेशन वाज देयर। सो ये सारी चीज़ें हैं, अभी धीरे धीरे हम इन्वेस्टिगेट करके करेंगे। कश्मीर में इन नापाक हरकतों को भारत जवाब देना चाहता है। भारत को पता था कि कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंट ईद पर चैन से बैठने नहीं देंगे। ईद की खुशियों पर पथराव करने की तैयारियां हो चुकी थी। आज वो कश्मीर में दिख भी गया। 10 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ था, इसके बावजूद पाकिस्तान के एजेंट पत्थर लेकर आ गए।
कश्मीर का चैनो सुकून छीनकर पाकिस्तान मजे में है। वो कश्मीर के जरिए कूटनीति खेल में लगा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि कश्मीर में दोनों तरफ यूएन की टीम आए। इस पर यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने कमेंट किया, लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान की चालों और उसके ड्रामे को खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आतंकवाद से बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन कोई नहीं है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन सीमा पार से आतंकवाद फैला रहे हैं। भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान ने आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। पाकिस्तान खुद का घर नहीं देखता, खुद के यहाँ परेशान लोगों को नहीं देखता। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक अत्याचारों की दूसरी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन उसे अपना घर देखना ही नहीं है, बल्कि कश्मीर पर ड्रामा करने की फुर्सत है, क्योंकि उसे अपने फायदे के लिए कश्मीर में बलि का बकरा दिखता है। मौसमी सिंह के साथ अनिल कुमार, दिल्ली आज तक। कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हिंसा वर्षों पुरानी है। कश्मीर में जब भी तनाव का माहौल बनता है, पाकिस्तान इस मौके का पूरा फायदा उठाने में लग जाता है। एक तरफ वो आतंकवादियों को भेजता है, दूसरी तरफ वो कश्मीर में अपने एजेंटों को एक्टिव कर देता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों द्वारा भड़काए गए कश्मीरी खुद कश्मीर का कितना नुकसान कर रहे हैं, यह हम आपको बताते हैं। अलगाववादियों द्वारा प्रायोजित बंद से कश्मीर को हर दिन 135 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 2 महीने में कश्मीर के कारोबार को 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो चुका है। कश्मीर में सेब और फल के किसानों को 2 महीने में 1,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा 2 महीने में राज्य सरकार की आय को करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कश्मीर घाटी में करीब 5 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूर हैं जो अब पलायन कर रहे हैं। करीब 30,000 से ज्यादा लोग हाउसबोट और शिकारे के पर्यटन उद्योग से गुजारा करते हैं। हिंसा की वजह से अप्रैल से लेकर जून तक का टूरिस्ट सीजन बर्बाद हो चुका है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने की टूरिस्ट बुकिंग भी रद्द हो चुकी है। कश्मीर में हालात बिगाड़ने वालों को करारा जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना आगे आई है। सेना ने उस दक्षिण कश्मीर के हालात संभालने का बीड़ा उठाया है जहां पिछले 2 महीने में अराजक स्थिति बनी हुई है। सेना ने दक्षिण कश्मीर को आतंकवादियों और माहौल बिगाड़ने वालों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन काम डाउन शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के करीब 4,000 जवान दक्षिण कश्मीर में हालात सामान्य करने में लगाए गए हैं। सेना का फोकस दक्षिण कश्मीर के 4 जिले पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम है, जहां हिंसा की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। ये खुफिया जानकारी मिली है कि कश्मीर में हुड़दंग करने वालों को पत्थर और पेट्रोल बम से सुरक्षा बलों पर हमला करने का टारगेट दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 2 महीने में पाकिस्तान से घुसपैठ करके करीब 100 आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के कई जिलों में आकर छिपे बैठे हैं। कश्मीर में लगी आग को पाकिस्तान हवा दे रहा है और उसके एजेंट कश्मीर में बैठकर पाकिस्तान के प्यादे बने। युवाओं को भड़काकर उनके हाथों में पत्थर थमाया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को यह नहीं पता कि वो कश्मीर के भविष्य पर ही पत्थर फेंक रहे हैं। कश्मीर के भटके हुए युवाओं को कश्मीर के ही बेटे नबील अहमद वानी से सीखना चाहिए। नबील बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा के टॉपर हैं और उन्होंने आज तक से बात की। कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, वहाँ युवा स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, आप उनको किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं चाहता हूँ कि हमारी स्टेट में पीस हो जाए। पीस के लिए हमें पॉजिटिविटी को देखना होगा। मैं जानता हूँ जो पास्ट में हुआ है उनकी वजह से उनमें काफ़ी आक्रोश है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम पास्ट को तो बदल नहीं सकते, फ्यूचर को बदल सकते हैं। और ब्राइट फ्यूचर जो है एजुकेशन से ही होगा। JNK के यूथ को अब समझ जाना चाहिए हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। हम देख सकते हैं कि भारत सरकार हमारे लिए क्या कुछ कर रही है। ये भी कहूँगा कि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है हमें हमेशा से, नॉट अभी पर पहले भी, हमें हमेशा स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है पॉजिटिव वे में। तो हमें देख लेना चाहिए कि भारत सरकार हमारे लिए इतना कुछ करे, हम इसका इंटीग्रल पार्ट हैं। हमें क्राउन कहते हैं, तो क्राउन की रिस्पेक्ट भी भारत हमारा करता है हमारी। तो वक्त आ गया कि अब हम समझ जाएं कि हमें इंडिया की जितनी भी पोस्ट है JNK के यूथ को पढ़ना है और उन मुकाम पे पहुंचना है। युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि किस पेन पकड़ें ना कि पत्थर पकड़ें? ज़रूरत अब यही है कि हम भी देख लें कि
हमें मैं ये नहीं कहूँगा मुझे रोल मॉडल माने, पर ये कहूँगा मेरी जो सोच है इसके लिए एक कदम बढ़ाएं और आप लोग भी देश में कुछ करके दिखाएं। खबरदार में अब विश्लेषण बिहार के उस सिस्टम की जो धृतराष्ट्र अवतार में दिख रहा है। आपको याद होगा कि आज से 4 महीने पहले बिहार के सीवान जिले में एक पत्रकार राजदेव रंजन की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। राजदेव रंजन के परिवार का दावा और आरोप ये थे कि ये हत्या बाहुबली शहाबुद्दीन के इशारे पर हुई थी। पिछले 4 महीने से बिहार पुलिस इस हत्या के आरोपी शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को ढूंढ रही थी। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है कि इस सिस्टम को अपराधी सामने दिखते हैं, लेकिन सिस्टम आंखें मूंद लेता है। जिस अपराधी को 4 महीने से बिहार पुलिस तलाश रही थी, वो अपराधी सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन के साथ दिखा। लेकिन बिहार की पुलिस और बिहार के सिस्टम की नजर इस अपराधी पर नहीं पड़ी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर 10 सितंबर को भागलपुर जेल के बाहर की है, जब शहाबुद्दीन की रिहाई हुई थी। उस वक्त उसके बगल में राजदेव रंजन हत्याकांड का आरोपी मोहम्मद कैफ दिख रहा है। ये वही मोहम्मद कैफ है जो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में फरार है। दावा यह भी है कि भागलपुर जेल से लेकर सीवान तक शहाबुद्दीन के साथ मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी मौजूद था। भागलपुर से सीवान की दूरी करीब 350 किलोमीटर है, लेकिन बिहार पुलिस में किसी की भी नजर इस अपराधी पर नहीं पड़ी जिसे वो पिछले 4 महीने से ढूंढ रहे। जो दोषी थे उनके ऊपर पहले से ही इस केस में भी अन्य केस में भी वारंट कुर्की अन्य सभी कार्रवाई के लिए संबंधित न्यायालय में पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही गिरफ्तारी के लिए जो छापेमारी आवश्यक है वो की जा रही है। इस अभी कुछ नई फोटोग्राफ्स जो मिली है इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि ये लोग कहाँ कब कैसे जुड़े हुए थे। सवाल यही है कि शहाबुद्दीन के साथ राजदेव रंजन हत्याकांड का आरोपी बिहार पुलिस को क्यों नहीं दिखा। जब मीडिया में तस्वीरें आई तो पुलिस ने कहा कि वो तस्वीरें और वीडियो की जांच करेंगे और शहाबुद्दीन से भी पूछताछ करेंगे। इस पूरे मामले में राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन क्या कह रही हैं, ये सुनना भी बहुत जरूरी है। इसमें मानने ना मानने का सवाल ही नहीं है। वो तस्वीरें तो वो साफ बता रही हैं कि वो उसमें शामिल हैं, तो इसमें ना मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी ये मोहम्मद कैफ और जावेद वैसे पहले से भी पुलिस की लिस्ट में नामजद थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं गई। मैं न्याय मांग रही हूँ, तो स्वाभाविक है मैं यही चाहूँगी कि जो लोग मेरे पति की हत्या में शामिल हैं, वो चाहे कॉन्स्पिरेटर के तौर पर शामिल हैं, शूटर के तौर पर शामिल है, किसी भी तरह पर शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए। समझ नहीं आता कि न्याय की गुहार लगा रहे ये आम नागरिक लाचार हैं या फिर दरअसल लाचार कानून है। खबरदार में अब हम दिल्ली की बीमार राजनीति का रियलिटी चेक करेंगे, जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया से जूझते मरीजों के प्रति सहानुभूति का घोर अभाव है। लेकिन पहले हम दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की सुध ले लेते हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक दिल्ली में चिकनगुनिया के 1724 मामले सामने आ चुके हैं और चिकनगुनिया के 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती डेंगू के मरीजों की संख्या भी 1158 हो चुकी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर दिल्ली सरकार और एमसीडी ने राजनीति छोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया तो ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात न तो दिल्ली सरकार समझ रही है, न ही एमसीडी, जिन पर डेंगू और चिकनगुनिया को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। हाल यह है कि दिल्ली बुखार में तप रही है और बड़े बड़े नेता और मंत्री दिल्ली से गैर हाजिर हैं। हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्य प्रशासक घोषित किए जा चुके एलजी नजीब जंग अमेरिका गए हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिन की बेंगलुरु यात्रा पर हैं। उप मुख्यमंत्री किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए फिनलैंड गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आज शाम ही गोवा से लौटे। लेबर मिनिस्टर गोपाल राय 10 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन हज करने गए हैं। नॉर्थ एमसीडी के मेयर संजीव नेदरलैंड यात्रा पर हैं और साउथ एमसीडी के मेयर श्याम शर्मा अलवर गए। अब यह सोचना आपका और हमारा काम है, क्योंकि जिन मच्छरों को काबू करने का काम दिल्ली सरकार और एमसीडी का था, वो तो आपस में एक दूसरे को डंक मारने में व्यस्त हैं। पेशेंट दाखिल हुए थे और 29 में से 4 की डेथ हो चुकी है। इमरजेंसी
से यहाँ भेज रहे, यहाँ से इमरजेंसी भेज रहे, कहीं तो एक जगह तो फिक्स कर। स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं करा। मेरा पूरा घर बीमार है, दोनों बच्चे, मैं, मेरा पति भी। कोई देखने वाला तो है नहीं यहाँ पे, खड़े खड़े परेशान हो गया, क्या करें, एक जगह दूर लेटना पड़ रहा है। उन्होंने बोला पहले ब्लड टेस्ट होगा, पहले डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने वाले यहाँ अवेलेबल नहीं था बंदा, 1 घंटे तक चक्कर काट रहे हैं। सर अब चुनाव पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। दिल्ली के अस्पतालों में मच्छरों के शिकार मरीजों की बाढ़ आई हुई है। डॉक्टर पुष्टि कर रहे हैं कि चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है, यानी दिल्ली में एक बार फिर मच्छरों का अटैक शुरू हो चुका है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि चिकनगुनिया से कोई इंसान मर ही नहीं सकता। चिकनगुनिया से पूरे संसार के अंदर एक डेथ नहीं हुई आज तक, आप दिल्ली के अंदर डेथ दिखा रहे हैं, मेडिकली प्रूव करके दिखा दीजिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री शायद खुद को डॉक्टर मान बैठे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। शायद उन पर थकान हावी है, क्योंकि वो शाम को दिल्ली लौटे और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और हर सवाल पर एलजी की रट लगाने लगे। पावर सारी एलजी साहब की, सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की। किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, यही एलजी साहब का मुझे लगता मकसद है। एलजी साहब से पूछिए ना, उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी का ट्रांसफर करने, उसको हटाने की बड़ी जल्दी रही थी उनको। आप पूछिए एलजी साहब कहाँ पे रहे, वो हर रोज आपको इंटरव्यू दिया करते थे। एलजी साहब ने जानबूझ के जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसका मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये तो दिल्ली के साथ मजाक हो गया। आम आदमी पार्टी हर बात पर एलजी को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ रही है। दिल्ली के मंत्रियों का ये एजेंडा तो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेट किया है, जो उनके ट्वीट में झलकता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं बची है, वो एक पेन तक नहीं खरीद सकते। एलजी और पीएम दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां लिए बैठे हैं। एलजी बाहर हैं, दिल्ली के बारे में उनसे सवाल कीजिए। चिकनगुनिया और डेंगू के विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार ने जनवरी महीने से 11 एडवाइजरीज दी हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ दिल्ली सरकार से ही नहीं पूछे जाने चाहिए। बीजेपी भी दिल्ली को बीमारी के दलदल में धकेलने की उतनी ही जिम्मेदार है जितने कि दिल्ली सरकार, क्योंकि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और दिल्ली में मच्छरों को मारने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। ये सबकी जिम्मेदारी साझी है, अलग नहीं हो सकते हम एक दूसरे से। हमारा मानना है कि वह अस्पताल में काम पूरा, जैसे पेशेंट की लाइन लग रही है और अगर उनके यहाँ कटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ठीक कराएं। तो क्रेडिट चाहे सरकार ले ले, लेकिन दिल्ली को इन मच्छरों से बचाने के लिए और अस्पताल में मौत नहीं हो उसको करने के लिए साथ दे, हम उसके साथ हैं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट वो ले लें। एमसीडी दावा कर रही है कि उसने दिल्ली के मच्छरों का सफाया करने के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन रियलिटी क्या है ये आपको आज तक पहले ही दिखा चुका है। जो फॉगिंग मशीनें मच्छरों के खिलाफ हथियार होती, वो जंग खा चुकी हैं। इस पर एमसीडी कहती है कि दिल्ली सरकार मच्छरों को मारने में उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि मच्छरों को मारने के, यानी एमसीडी और दिल्ली सरकार की साझा लापरवाही ने एक बार फिर मच्छरों को दिल्ली में आतंक मचाने का भरपूर मौका दे दिया। लेकिन दिल्ली में मच्छरों का डंक तो हर साल लगता है। कांग्रेस पुराने दिनों को भूल, दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप कोई नई बात नहीं, लेकिन सरकार चाहे कोई भी हो, एमसीडी में चाहे किसी का कब्जा हो, खामियाजा सिर्फ दिल्ली वाले उठाते हैं और राजनीति अपनी चाल चलती है। रोशनी ठोकने के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। डेंगू और चिकनगुनिया हर साल दिल्ली पर अटैक करते हैं और हर साल इन बीमारियों के बहाने राजनीति होती है। दिल्ली सरकार और एमसीडी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इस सब के बीच बीमारी से लड़ते दिल्ली वालों को समझ नहीं आता कि असली जिम्मेदार कौन है। इसीलिए अब हम आपको साफ साफ शब्दों में समझाते हैं कि चिकनगुनिया और डेंगू से निपटने के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी होती है। मच्छरों को पनपने से रोकना और फॉगिंग करने की जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। डेंगू और चिकनगुनिया के बीमार लोगों को समुचित इलाज उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती है। दिल्ली की तीनों एमसीडी के बीच तालमेल की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की होती है। दिल्ली सरकार का डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज एमसीडी को डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए बजट देता है। यानी दिल्ली सरकार और एमसीडी की यह साझा जिम्मेदारी है कि दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को फैलने से रोका जाए। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य यह है
कि दिल्ली सरकार और एमसीडी एक दूसरे से बात करना तक गवारा नहीं समझते। हालात यह है कि डेंगू और मलेरिया से निपटने की तैयारियों के लिए अब तक दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच एक भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग नहीं हुई। इसका हर्जाना अगर कोई भुगत रहा है वो है दिल्ली वाले, जिन्हें न तो सरकारी अस्पतालों में ढंग से इलाज मिल पा रहा है न प्राइवेट अस्पतालों में। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और मरीजों की भीड़, लंबी लंबी लाइनें, कराहते मरीज। दिल्ली के अस्पतालों का हाल बेहाल है। ये दिल्ली सरकार का हेडगेवार अस्पताल है, जहां ऐसे मरीजों की भीड़ है जिन्हें पहले मच्छरों ने डंक मारा और अब सिस्टम की लापरवाही का इंजेक्शन लग रहा है। हेडगेवार अस्पताल के भीतर हम मौजूद हैं और जिस तरह से डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद फीवर क्लिनिक जो कि हर सरकारी अस्पताल में बनाया गया है, वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन लगाकर तमाम फीवर क्लिनिक के बाहर जो मरीज हैं वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन क्या यहाँ पर वो तमाम बेसिक सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं? क्या लोगों को ब्लड टेस्ट या फिर बाकी इलाज आसानी से मिल पा रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि कल चेक, आज बुखार रहने दो, कल चेक करेंगे, अगर कल भी बुखार होगा तो किसी ने डॉक्टर ने बोला होगा, तभी सभी लोग लेट रहे हैं। कितनी देर से हैं आप? जी मैं 9:30 बजे से हूँ। सुबह से ही? जी। आपने बोला नहीं कि यहाँ पर एक बेड पे एक लोगों को ही रहने दिया जाए? सर हमने नहीं बोला, अभी आधा घंटा पौन घंटा हुआ हम आए हुए। वैसे तो दिल्ली के हर अस्पताल का हाल यही है, लेकिन जब हमने हेडगेवार अस्पताल के डेंगू वार्ड का दौरा किया तो हमें चक्कर आने लगे। एक मरीज ग्लूकोज की बोतल हाथ में लेकर 1 घंटे तक बिना स्ट्रेचर के घूमती दिखी। कहीं कराहते मरीज दिखे और हर बेड पर कम से कम 2 मरीज लेटे हुए दिखे। मरीजों तक सेवा जो है वो भी काफी देरी से पहुंच रही है। कितनी देरी से आप यहाँ इंतजार कर? बोतल खत्म है और कोई सुनवाई किया नहीं है। अभी जो 2 मरतबा मैंने इनको भेजा है, जब भी कंप्लेन नहीं सुनी, फिर इनको मैंने भेजा है, जब जा कंप्लेन। लेकिन ये बोतल बदल तो रहे हैं? बोतल अभी बदल रहे हैं, आधे घंटे से नहीं बदले ना। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या बोतल देरी से बदली जा रही है? मरीज ज्यादा है क्या, ये एक वजह है क्या? ज्यादा मरीज है। अभी 5 मिनट पहले ये गई थी। एक पेशेंट तो है नहीं हमारे पास में, कम से कम 150 पेशेंट अब इस टाइम में। तो बताओ सर, हम तीन स्टाफ हैं। कितने स्टाफ है? 3 स्टाफ है। अब एक साथ तो 60 के पास नहीं आ सकते हम। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को संभाल पाने में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सांसें फूल रही हैं। हमने सोचा कि प्राइवेट अस्पतालों की थोड़ी हालत बेहतर होगी, लेकिन हमारा यह सोचना गलत साबित हुआ। यह है दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक प्राइवेट क्लिनिक का नजारा, जहां डेंगू और चिकनगुनिया के इतने मरीज आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने मरीजों से मुनाफा कमाने के लिए आस पड़ोस के कमरे भी किराए पर ले लिए हैं। अब पहली मंजिल पर डॉक्टर साहब के इस पेशेंट का रूम देखिए, जहां जाकर अच्छे भले इंसान को भी बुखार चढ़ जाए। डॉक्टर साहब के इस बिजनेस प्लान पर जब हमने सवाल किया तो वो खुद को सबसे बड़ा समाज सेवक साबित करने लगे। गलत नहीं कह सकते, इसको मालूम क्या, कोई पेशेंट आता है, पेशेंट मेरे को ही दिखाना चाहता है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मजबूरी मैंने अच्छे रूम लेके बगल में, उनको कोई फैसिलिटी देनी पड़ रहा है, उनको तो करना, ये तो भाई मजबूरी थोड़ी की प्रोफेशनली नहीं कह सकते यहाँ पर, क्योंकि पेमेंट भी पेशेंट नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। हद तो देखिए, डॉक्टर साहब को जहाँ जगह मिली वहीं मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाने लगे, और मरीजों की मजबूरी ये कि जाएं तो जाएं कहाँ। परेशान है, लेकिन पब्लिक जाएगी कहाँ, बताओ। ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, उसके बड़े हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते ये लोग। दिल्ली सरकार को ये सच देखना चाहिए कि दिल्ली वाले एक मच्छर के डंक से खुद को कितना बेबस महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। योगेश गुप्ता के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिक्कत ये भी है कि अगर डॉक्टर और अस्पताल मरीजों को ये कहें कि जगह नहीं है और वापस चले जाइए, तब भी उतना ही हाहाकार मचेगा। इसलिए डॉक्टरों की भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। बहरहाल अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि डेंगू और चिकनगुनिया से आपको बचाने के लिए न तो एमसीडी गंभीर है, न दिल्ली सरकार। इसीलिए अच्छा यही है कि आप खुद इन बीमारियों से अपना बचाव करने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको इन बीमारियों के बारे में पता हो। आपको हम बता दें कि डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी जिस एडीज मच्छर के काटने से होती है, वो मच्छर साफ पानी में पनपता है। डेंगू में तेज बुखार, सिर और शरीर में दर्द और उल्टियां होती हैं।
चिकनगुनिया में भी तेज बुखार और जोड़ों में तेज दर्द होता है। यह जरूरी है कि आप अपने आसपास मच्छरों को पनपने न दें, लेकिन फिर भी अगर आपको डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण दिखें तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। डेंगू और मलेरिया में आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, आराम करने से कुछ दिनों में मरीज को आराम पड़ जाता है। इसीलिए डेंगू या चिकनगुनिया होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ करना है तो अपने आसपास मच्छर पैदा होने न दें, क्योंकि ये काम सिर्फ सरकार या सिस्टम का ही नहीं है। अपनी जान की फिक्र हम सबको करना है।